वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। तो बहुत दिन से डिमांड हो रही थी कि हम कोई लीगल एप्टीट्यूड की वीडियो लाए, तो इसीलिए आज हम लीगल एप्टीट्यूड के आपकी एक वीडियो लाए हैं। 10 प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके पीवाईक्यू से है, जामिया के ही पीवाईक्यू से है, जो कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में जो भी आए हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 है आज इसका, यानी कि और भी पार्ट्स इसके आएंगे, जल्द ही आएंगे, तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आराम से हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, एक क्लैरिटी लेंगे कि एग्ज़ाम के में कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ से ही आते हैं जो टॉपिक्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरा क्रिमिनल लॉ उठा के आपसे पूछ लेते हैं या आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ उठा के पूछ लेते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो आपसे पूछते हैं और वो रिपीट होते हैं अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, जैसा कि हम नोटिस करेंगे इन चारों पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में, जो भी जैसा लगेगा हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सीधा स्टार्ट करते हैं, है ना, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि उसमें आपके प्रिंसिपल दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है और आपके पास क्या है, 4 ऑप्शंस है इसमें। तो आपको प्रिंसिपल को पढ़ना है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को आपको देखना है और फिर ऑप्शंस को एनालाइज करना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस जो है 4 हैं आपके, और सीधी सी बात है प्रिंसिपल फैक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी कि लीगल मैगजीन्स अभी तक जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं वो क्या है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप नहीं होता, क्योंकि उसमें पता है, मान लो मैंने बोला, जैसे मान लो बोनाफाइड है ना, बोनाफिड है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब गुड फेथ ही होगा, उसका कोई और सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं निकाल सकता, उसका मीनिंग सिर्फ गुड फेथ ही है। ठीक है, अगर हम लीगल मैगजीन्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये बात जो है लीगल प्रिंसिपल्स और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपना तर्क लगाना है, रीजनिंग लगानी है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी हो जाती है, यहाँ पे आपको कभी कभार लग सकता है कि दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों ही लॉजिकली साउंड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो भी सकता है, कभी कभार ना भी हो। तो आपको एलिमिनेशन को तो अच्छे से फॉलो करना ही है, वो तो हर जगह फॉलो करना है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं सही, तो यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार ये क्यों नहीं हो सकता था, आपको ये सोचना है कि बेटर कौन सा हो सकता है, बेस्ट कौन सा हो सकता है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है, वनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज ऑन देयर ओन, नो लॉ मेड बाय द स्टेट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट। यानी कि ये कह रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है, सांसद, जो मतलब कि जिसको हम कहते हैं, है ना, विधानसभा हो गया हमारा, लोकसभा हो गया, ये सब हमारा पार्लियामेंट है। और अगर यही चीज़ हम मतलब कि स्टेट के लेवल पे देखेंगे, राज्य के लेवल पे देखेंगे, तो हम लेजिस्लेचर देखते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है इसमें कि वनली द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर हैज अथॉरिटी टू इनैक्ट द लॉज ऑन देयर ओन। तो यानी कि सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी है, उन्हीं के पास अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है हमारा परमिशन, है ना, एक लेजिटिमेट फोर्स। फोर्स तो सबको यूज कर सकते हैं, फिजिकल फोर्स, मेंटल फोर्स, लेकिन वो फोर्स में लेजिटिमेसी जब हो जाती है तो उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। तो उन्हीं के पास सिर्फ अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, जैसा कि हमें पता है पार्ट 3 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगर आप 12 to 35 में जाओगे तो क्या दिया है, हमारा फंडामेंटल राइट दिया है। 36 to 51 में हमारा क्या दिया है, टीपीएस भी दिया है पार्ट 4 में। तो इसमें बोल रहा है कि नो लॉ मेड बाय द स्टेट, यानी कि कोई भी लॉ जो स्टेट बनाता है। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट ये बोल रहा है या स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों को रेफर कर रहा है। तो जब भी आप ये टर्म देखोगे स्टेट, तो ये स्टेट ना अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है। स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जो स्टेट लॉ समझते हो वो है, स्टेट का मतलब लाइक पूरा इंडिया भी हो सकता है अपने आप में। तो इसमें बोल रहा है नो लॉ मेड बाय द स्टेट कैन टेक अवे अ पर्सन फंडामेंटल राइट, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता इन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में से, भले ही उनके पास अथॉरिटी है, जो कि उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे। क्यों? क्योंकि ये परमिशन जो उनको मिलती है किससे मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो मिलती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑलरेडी सेक्रोसेंट प्लेस दे रहा है फंडामेंटल राइट्स को, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स, तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते लॉ बना के, तब तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा फंडामेंटल राइट का, है ना। तो इसमें फैक्ट्स है, एक पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ट्रेडर्स। तो यहाँ पे पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, एक कानून बनाता है, और जो वकील है, मतलब कि वकीलों का जो ग्रुप होता है उसको एनालाइज करता है, देखता है कि अरे यार ये तो मतलब कि जो ट्रेडर्स का राइट है आर्टिकल 19(1)(g) में हमारा दिया हुआ है ना, फ्रीडम टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड ऑल, तो ये वायलेट कर रहा है।
तो वो पिटीशन फाइल करते हैं, बोलते हैं भाई कि ये स्टेचू जो है सही नहीं है, ये जो लॉ है सही नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो चैलेंज करते हैं और वो कोर्ट में बोलते हैं कि जुडिशरी को बोलते हैं, जज साहब को बोलते हैं कि भाई देखो ये तो वायलेट कर रहा है, ये तो पर्सन के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ऐसा लॉ तो हो ही नहीं सकता, अल्ट्रा वायलेंस से डिक्लेयर कर दीजिए और आप पार्लियामेंट को बोल दीजिए कि भाई एक नया लॉ बना दे वो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये कहता है नो रिट वुड लाई अगेंस्ट पार्लियामेंट एज कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्ट पार्लियामेंट टू एनैक्ट और री एनैक्ट लॉ, बट क्या ऐसा प्रिंसिपल में कभी दिया है? नहीं दिया है। और हमें तो ऑलरेडी एक्सप्रेसली दिया हुआ है, पार्लियामेंट जो है मतलब कि या जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है जो कि स्टेट के अंदर कवर्ड होता है, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो किसी का फंडामेंटल राइट ले ले। तो ऑप्शन ये तो हमारा हो नहीं सकता। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, द कोर्ट कैन क्वैश एन एग्जिस्टिंग लॉ इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को क्या देखते हैं, ये डायरेक्टली मतलब वही चीज़ लिखी है जो लॉयर्स ने बोला है, तो इसने की मतलब उस चीज़ को ये वैलिडिटी दे रहा है, फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है द कोर्ट कैन क्वैश एन एग्जिस्टिंग लॉ इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, वायलेट तो कर रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। अब देखो प्रिंसिपल में कहीं भी दिया है कि भाई पार्लियामेंट को आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें बस बोला गया है कि भाई कोई भी स्टेट जो है ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट को छीन ले। उसमें ये नहीं बोला गया कि आप उसको फोर्स करोगे एक नया कानून बनाने के लिए, है ना, ये नहीं बोला गया है, वो स्टिल सॉवरेन है, उसी के पास डोमेन है। तो हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी पता है कि कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता कानून बनाने के लिए, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधी सी बात है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो गलत कानून है उसे तो क्वैश कर सकता है कोर्ट, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम इसके बदले एक नया कानून बनाओ। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट का है डोमेन, भाई उसमें कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगा। कोर्ट का तो बस काम ये है कि भाई देखना कि भाई जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अडेयर कर रहा है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा अब वो कानून बनाए या ना बनाए वो तो लेजिस्लेचर का काम है, वो तो भाई जनता देखेगी, अगर नहीं बनाएंगे तो वही जो करना होगा वो करेंगे, इलेक्शन नहीं जिताएंगे क्या पता। फिर आता है आपके पास दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें है प्रिंसिपल अगेन फैक्ट्स, और फिर आपके पास 4 ऑप्शन। तो इसमें है एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड इन समबडीज पोजीशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रेसपास ऑफ गुड्स। तो यानी कि मान लो ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, ए है और ये बी है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ट्रेसपास जो है, आपने बहुत बार ये टर्म देखा होगा, इलस्ट्रेशंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपने ट्रेसपास देखा होगा। तो जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ट्रेसपास जो है सिर्फ लैंड के अगेंस्ट होता है, ट्रेसपास टू लैंड, बट ऐसा नहीं है। ट्रेसपास जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है, उसका वो आता है एक लैटिन टर्म से ट्रांसपेरे, और इसका मीनिंग होता है ट्रांसग्रेशन, ठीक है, ट्रांसग्रेशन। अब ट्रांसग्रेशन का भी अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है वायलेशन, वायलेशन ऑफ किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का वायलेशन तो होगा ना, बाउंड्रीज का। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप एक जगह है, मान लो ये आपका लैंड है, तो उसकी एक बाउंड्री होगी, और अगर इसका कोई ब्रीच करता है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेसपास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री का वायलेशन हो रहा है, परमिशन नहीं है और फिर भी आप उसकी जमीन पे आ रहे हो, तो क्या वो ट्रेसपास है। लेकिन यहीं पे एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन की भी तो अपनी बाउंड्रीज होती है ना, आपकी भी खुद की बाउंड्रीज होती है। आपके मान लो 2-3 दोस्त हैं और कुछ दोस्त बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो उन करीबी दोस्त से आप मतलब कि हाथ मिला लोगे, उनको गले लगा लोगे, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि आप किसी को भी कोई भी अगर आपसे बस थोड़ा बहुत बात करता है, हाई फाई करता है, तो आप उसको बोलते हो कि हाँ भाई मेरे को मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा, ऐसा नहीं है। आपका अपना एक क्या होती है, सीमा होती है, आप अपने लिए एक सीमा रखते हो, क्योंकि वो आपके लाइफ के में स्टेबिलिटी लाती है। तो अगर उसको कोई वायलेट करता है तो वो क्या है, वो भी ट्रेसपास ही कहलाएगा। तो इसीलिए ट्रेसपास जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रेसपास टू पर्सन भी होता है, ट्रेसपास टू मतलब कि प्रॉपर्टी भी होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस, और हाँ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में भी हमारा 2 डिवीजन है, सीधी सी बात है, जैसे दिख रहा है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को होता है, तो ट्रेसपास जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को होता है तो वो क्या होता है, लैंड। तो लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उसको आप मतलब अब जमीन को कोई उठा के ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता। लेकिन अब मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हो सकती है। तो इसमें इस प्रिंसिपल में मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट यानी कि मतलब सीधा वो किसी और की तरह से नहीं। जैसे मान लो अगर ए है तो ए अगर पत्थर फेंकता है बी की तरफ तो क्या है, ये डायरेक्ट है। बी किसी और के दौरान मतलब सी को हायर करके बी को चोट नहीं पहुंचा रहा, वो डायरेक्टली कर रहा है जो काम कर रहा है ना, डायरेक्टली कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके बीच में, बहुत ही क्लोज लिंक है। तो एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस, तो कोई भी फिजिकल इंटरफेरेंस जो हो रहा है ना, फिजिकल इंटरफेरेंस खुद से मतलब कि जो हम देख सकते हैं, टैंजिबल है जो चीज़, अगर गुड्स के साथ हो रहा है, सामान के साथ हो रहा है जो कि किसी और के पोजीशन में है ना, अगर आपके पोजीशन में है तो आप जो चाहे करो वो तो आपकी प्रॉपर्टी है फिर।
तो किसी और के पोजीशन में है। पोजीशन का मतलब देखो अगेन आपको याद रखना है दे जुरे दे फैक्टो पोजीशन, जो आए दिन हम डिस्कस करते रहते हैं लीगल मैगजीन्स में, कि पोजीशन का मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में मान लो पेन हो, अगर मान लो मैंने कोई पेन खरीदा किसी दुकान वाले से, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो पेन मेरे हाथ में हो तभी मैं कहूँगा वो पेन मेरे पोजीशन में है। वो पेन अगर मेरे हाथ में नहीं भी है फिर भी वो मेरे पोजीशन में कहलाएगा, क्योंकि उस पेन का कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ना उस पेन को कंट्रोल। फिर भी अगर मैंने पेन मान लो अपने मेज पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, फिर भी वो पेन ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई मेरे हाथ से अगर छूट गया तो मेरे पास पोजीशन नहीं है, अभी भी मेरे पास ही पोजीशन रहेगा। तो एनीवे इसमें बस बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी और के हाथ में किसी गुड्स का पोजीशन है, लॉफुल पोजीशन है ऑफ कोर्स, और आप उसके गुड्स के साथ जो कि उसके पोजीशन में है उसके साथ फिजिकली इंटरफेरेंस करते हो, यानी कि दखल अंदाजी करते हो जो आपको परमिशन नहीं है, यानी कि लॉफुली आप परमिटेड नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन आप फिर भी उस सामान के साथ कर रहे हो, किसी और के सामान के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेसपास ऑफ गुड्स कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जेड जो है एक कार खरीदता है एक पर्सन से जिसका कोई भी टाइटल नहीं है। टाइटल नहीं है यानी कि मतलब वो ओनर नहीं है उस पर्सन का, है ना। मतलब आप किसी से गाड़ी लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो, आप कागजात चेक करते हो कि भाई गाड़ी मेरी है, गाड़ी तुम्हारी है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तो तुम चेक करोगे ना। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, तुम्हें बता कि आगे जाके कांस्टेबल या कितने सारे लोगों को दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये गाड़ी ले ली है और ये मेरी गाड़ी ही है, क्योंकि देखिए मेरे पास पेपर है, कागजात है। अब तो जेड यहाँ पे एक गाड़ी खरीदता है एक पर्सन से और उसका कोई टाइटल नहीं होता, लेकिन और वो गराज में मतलब कि छोड़ देता है उसे रिपेयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो बिलीव करता है रॉन्गली, एक्स बिलीव करता है रॉन्गली कि भाई ये कार जो है उसी की है, और वो गराज से इसे रिमूव कर लेता है ना। एक्स को लगता है कि भाई मेरी गाड़ी होगी, जेन्यूनली लगता है, ऐसा नहीं कि भाई वो मतलब शरारत कर रहा है, उसे जेन्यूनली लगा और वो ले लेता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या करेक्ट है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको इसमें से चूज करने की करेक्ट क्या हो सकता है। तो पहली बात तो देखो नन ऑफ द अबव को हटा के रखना है, इसलिए क्योंकि ये तीन ऑप्शन को पहले एनालाइज करोगे तभी तो आप समझोगे ना कि भाई नन ऑफ द अबव लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ी ना मान लोगे नन ऑफ द अबव लग गया। तो एक्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड एज यू डन एट रॉन्ग बिलीफ। बट क्या हमारा प्रिंसिपल बात कर रहा है कि अगर कोई गुड फेथ में काम कर रहा है या रॉन्ग बिलीफ में काम कर रहा है तो उसे डिफेंस मिलेगा। अगर आप जनरल लॉ में जाओगे तो आपको पता है ये प्रिंसिपल, ठीक है कि भाई क्रिमिनल लॉ में गुड फेथ है डिफेंस, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इसके बारे में नहीं हो रही, तो हम अपने मन से प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अब एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स, एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, है ना। तो इसमें एक्स कैन बी हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, बट यहाँ पे तो सीधी सी बात है उसने किसी के पोजीशन के साथ डायरेक्टली इंटरफेरेंस किया है, डायरेक्टली इंटरफेरेंस किया कि है नहीं किया है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, ये भी गलत हो गया हमारा। तो एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स, क्योंकि भाई वो मतलब नहीं है कि जेड ने जो कार खरीदा उस पर्सन से जिसका कोई टाइटल नहीं था, क्योंकि जेड ने कार खरीदा, उसने रिपेयर के लिए भेजा हुआ है गराज में, और एक्स ने मतलब कि बिना सोचे समझे उसकी कार को निकाल लिया क्योंकि उसने लगा मेरी गाड़ी होगी। तो यहाँ पे गलत हुआ है क्योंकि उसने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, हमें बस क्राइटेरिया को चेक करना है जो प्रिंसिपल में दिया है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है अटेम्प्ट। Attempt is an act done with the intent to commit crime and forming part of the series of the act which constitute actual commission of the crime if not interrupted। देखो ये सीधी सी बात बोल रहा है, जैसे A है मान लो और ये B है, ठीक है। अगर A मान लो मर्डर करना चाहता है B का, तो वो थोड़ा स्टेप लेगा। मान लो वो सोचता है कि चलो ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं गन ले लेता हूँ। वो एक गन को जाएगा खरीदेगा एक शॉप से, लाइसेंस लेगा उसके लिए या नहीं लाइसेंस लेगा, डिपेंड करता है। अगर वो ब्लैक मार्केट से लेगा तो नहीं लेगा, क्या पता। एनीवे वो गन लेगा, गन को ऑब्टेन करेगा पहली चीज़ तो वो। उसके बाद जो है वो गन को बी के तरफ पॉइंट करेगा, या तो वो दूर से करेगा या तो बी के सामने ही करेगा, यानी कि वो स्नाइपिंग भी कर सकता है और या तो उसको उसके सामने भी शूट कर सकता है ना। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, बी तो मर ही जाएगा दोनों केसेस में, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, उसकी मर्जी है, एक ही प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट यानी कि मतलब कोशिश, है ना, कोशिश, एक नाकायम कोशिश, सिंपली जो कामयाब नहीं हुई, असफल कोशिश। तो यहाँ पे तुम्हारा जो इरादा है किसी भी क्राइम को कमिट करने का, है ना, जुर्म को कमिट करने का इरादा पहले फॉर्म हुआ, और वो उस चीज़ का तुमने मतलब कि उसकी तरफ तुमने एक स्टेप्स लिया, प्रिपरेशन किया पहले, है ना, मतलब कि भाई कैसे करोगे, उसको अंजाम कैसे दोगे, और तब तुमने मतलब कि वो काम करने के लिए सारे स्टेप्स ले लिए, लेकिन वो प्रॉपरली क्राइम हो नहीं पाया, यानी कि वो जो अंजाम तुम्हें पहुंचाना था उस अंजाम तक वो पहुंच नहीं पाया। तो वह अंजाम तक जब नहीं पहुंच पाता है या फिर किसी कारण से वो रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, कोई बाधा आ जाती है उस चीज़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अटेम्प्ट कहते हैं, यानी कि एक असफल प्रयास कहते हैं हम उसे सिंपली।
तो यहाँ पे ए जो है उसका इरादा है बी को मर्डर करने का पॉइजन से। तो ए यहाँ पे क्या है, एक पॉइजन लेता है, ठीक है, एक पॉइजन को वो खरीदता है, पहले मार्केट से जहर को खरीदता है और वो सोचता है कि चलो ठीक है मैंने पॉइजन खरीद दिया है। तो इंटेंडिंग का मतलब क्या हुआ, डिजायर है ना, डिजायर प्लस फोरसाइट, दोनों चीजें हैं, डिजायर प्लस फोरसाइट। अगर से फोरसाइट हो तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में नॉलेज हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि फोरसाइट से नॉलेज होता है, डिजायर प्लस फोरसाइट हमारा इंटेंट होता है। अब ए जो यहाँ पे एक जहर खरीदता है और उसका इरादा क्या है, बी को मर्डर करने का, यानी कि बी को वो मारना चाहता है, तो कत्ल करने के लिए वो पॉइजन खरीदता है। और उसे क्या करता है, वो एक ग्लास ऑफ वाटर होता है ना, ये ग्लास ऑफ वाटर है मान लो, इसमें पॉइजन को मिला देता है। अब जैसे वो मिला देता है उसके बाद वो एक वेटर को दे देता है, ठीक है, यहाँ पे बी है, बी को वो दे देता है, बियरर को दे देता है जिससे कि वो सर्व कर दे। तो बियरर को दे देता है, इसको हम कह लेते हैं मान लो मिस्टर सी, वो मिस्टर सी को दे देता है। मिस्टर सी जो है अपना बैलेंस लूज कर देते हैं जब तक वो बी की टेबल तक जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लास जो है गिर जाता है और वो बी तक पहुंच नहीं पाता। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, ऐसा तो नहीं है, ए ने यहाँ पे पॉइजन खरीदा है, पॉइजन को मिलाया भी है, उल्टा दे भी दिया था किसी को, अब वो पहुंच ही जाता बस बी को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, तो ये तो गलत है। फिर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, पर यहाँ पे मर्डर कैसे हुआ, किसी की मौत हुई है, नहीं हुई है, तो मर्डर भी नहीं हुआ है। फिर ए हैज़ नॉट कमिटेड एन ऑफेंस टू मर्डर बिकॉज नथिंग हैपन टू बी, बट भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं बना ना, ये बोल रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि कोई चीज़ नहीं हुई क्योंकि भाई बी को कुछ नहीं हुआ, वो तो हमें पता ही है, बट हमें तो चाहिए कि हुआ क्या है, हमें ये थोड़ी ना बताना है क्या नहीं हुआ है, तो डी इनकम्प्लीट है। फिर है ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ये हुआ है यहाँ पे, ए ने बी को मतलब कि एक जहरीला मतलब कि पानी दिया है ना, जहर मिला के वो पानी दिया किसी को देने के लिए, यानी कि वो क्या है, अगर वो बहुत ज़्यादा बी को और बी पी लेता तो वो क्या हो जाता, मर्डर हो जाता बी का यहाँ पे, है ना, एक सक्सेसफुली वुड हैव मर्डर्ड बी इन दैट सिचुएशन। बट क्योंकि वो नहीं हो पाया, क्योंकि ग्लास गिर गया, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे कोशिश कहेंगे बस, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है आपके पास यहाँ पे, अब दो प्रिंसिपल इसमें दिए, ठीक है, इसमें दो एक्सियम आपको दिए हुए हैं। पहला है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person consent moves that property in order to do such taking said to commit theft। देखो इसको अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है तो बोल रहा है कि अगर मान लो ए बी के घर में जाता है, ठीक है, ए बी के घर में जाता है, बी के घर में बहुत सारे सामान है, चेयर होगा, टेबल होगा, ये सब क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो पहली बात तो देखो, थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से नहीं डील करता है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को तुम ले जाओगे ही कैसे, सीधी सी बात है। तो चेयर टेबल ये सब क्या है, हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको तुम मूव कर सकते हो। और बी का इस पे क्या है, इन सब पे पोजीशन है। पोजीशन मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया क्या होता है, कंट्रोल होता है ना, तो इस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल है उसका, और उसके कंसेंट के बिना, अगर कंसेंट है तब तो बात ही खत्म ना। अगर मान लो अपने दोस्त से आप उसकी किताब ले रहे हो और उस दोस्त को पता है कि भाई उसकी किताब ले रहे हो, वो परमिशन भी दे रहा है, तब कोई दिक्कत थोड़ी ना, तब थोड़ी ना बोलोगे चोरी हुई है। आप उसकी परमिशन के बिना जब वो काम करते हो तभी जाके वो थेफ्ट होता है। तो यहाँ पे ए बी के घर में जाता है और अगर वो चेयर को रिमूव कर लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, गलत इरादे से, मान लो वो चेयर को बस घिसका रहा है बैठने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई गलत इरादा नहीं है, बट वो चेयर को बाहर ले जाता है, सोचता है कि चलो भाई अपनी गाड़ी में डाल दूंगा, पता भी नहीं चलेगा इस बंदे को, बहुत लोग आए हुए हैं पार्टी में और मैं अपना मुनाफा कमा लूंगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसके, है ना, और उसके कंसेंट के बिना हो रहा है। और वो प्रॉपर्टी को क्यों ले जा रहा है, मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई उसे ले जाना चाहता है, टेकिंग करना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे। फिर दूसरा है कि whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term for which may extend to 2 year or with fine or both। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में, है ना, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में। तो ओल्ड आईपीसी में सेक्शन 403 में होता हमारा डील होता था, अब तो नया हो गया है इसका क्लॉज, है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि मान लो आपने इसी सिचुएशन में, ए वाले में तो पता है उसे कि वो काम ही गलत कर रहा है, वो मतलब कि किसी चीज़ को ले जा रहा है उसके पोजीशन से, क्योंकि उसका इरादा ही गलत है शुरुआत से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप किसी और का सामान ले लेते हो, जैसे मान लो ए ने बी का अम्ब्रेला गलती से उठा लिया, ए और बी दोनों ही दोस्त हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में सबको अपना जो छाता होता है एक जगह रखना होता है, और दोनों का छाता जो है काला रंग का है, जिसकी वजह से ए को मतलब कि लगता है कि भाई जो बी का छाता है वो उसका छाता है, और वो गलती से ले जाता है घर में। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपना छाता तो नहीं लिया ना, किसी और का ले लिया, लेकिन यहाँ पे वही छाता जब वो ले जाता है अपने घर में, तो वो सोचता है कि भाई ठीक है, उसे पता चल गया कि यह छाता मेरा नहीं है, फिर भी वो छाता अपने पास जब रख लेता है, अपने लिए वो इस्तेमाल करने लगता है,
तो वो इस्तेमाल क्या होगा, गलत इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब उसे पता है वो उसकी चीज़ नहीं है, वो किसी और की चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, गलत इरादे से इस्तेमाल करना, यानी कि गलत इरादे से उसका अप्रोप्रिएशन करना, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, यानी कि कन्वर्ट करना अपने यूज़ के लिए। तो whoever dishonestly misappropriates कन्वर्ट टू his own यूज जो है, उसको हम अगेन पनिश करते हैं, किसके लिए, इम्प्रिजनमेंट से सफर करते हैं 2 साल या फाइन या बोथ। तो ये दोनों आपको दिया हुआ है। यहाँ पे फैक्ट्स अब देखो, ए जो है एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगेन वही छाता है ना, तो एक अम्ब्रेला ले जाता है विच बिलोंग करता है जेड को। अब यहाँ पे ए ने जो छाता लिया था उसने गुड फेथ में लिया था, मतलब उसे लगा जब छाता उसने लिया कि एक्चुअली में वो उसकी का है। बाद में उसकी पत्नी जो है उसे बताती कि अरे यार ये तो तुम्हारा छाता ही नहीं है, ये तो तुम किसी और का छाता गलती से ले आए। और अब यहाँ पे जैसे ही वो वाइफ ने बता दिया उसे कि भाई ये छाता तुम्हारा नहीं है, तो उसके नॉलेज में आ गया ना अब तो कि भाई छाता मेरा नहीं है, मेरा इस पर कोई भी ओनरशिप या पोजीशन नहीं है, किसी और का है। लेकिन फिर भी वो छाता जो है वापस नहीं करता, अपने पास रखे रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थेफ्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका शुरुआत से गलत इरादा नहीं है, है ना, बाद में गलत इरादा हुआ। उसने जो काम किया है वो तो गुड फेथ में किया है पहले, तो इसलिए उसका गलत इरादा नहीं है, तो थेफ्ट तो हो नहीं सकता हमारा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थेफ्ट नहीं हो सकता, है ना। अब है बोथ ए एंड हिज वाइफ आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसऑपरेशन, पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वाइफ की थोड़ी ना कोई गलती है, तुमने गलत काम किया है, वाइफ क्यों फंस जाएगी फालतू में। तो उसके बाद है फिर ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये डिस्कस ही नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। फिर है ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसऑपरेशन, उसके बारे में डायरेक्टली बात हो रही है हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। फिर आता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ। तो ये जो है आपका ठीक है 76 में, अब बीएनएस में डील होता है, पहले 76 आईपीसी में डील होता था, सॉरी, ठीक है। अब इसके नए सेक्शंस आ गए हैं अपने, तो 76 79 में ये डील होता था, इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, दोनों में ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, एक में बाउंड बाय द फैक्ट था, एक में जस्टिफाइड बाय द फैक्ट था, जस्टिफाइड बाय फैक्ट एंड लॉ। तो इसमें बोल रहे हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन वो इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है, या तो वो एक्चुअली में गुड फेथ में कोई काम कर रहा है क्योंकि वो लगता है कि एक्चुअली में वो बाउंड है लॉ से, या फिर वो गलती से उसे मिस्टेक हो गया गुड फेथ में कि वो बाउंड बाय द लॉ है, तो वो गलत काम नहीं कर रहा। यानी कि मान लो ए है यहाँ पे, ठीक है, ए एक पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मेरा काम है किसी को पकड़ना, है ना, मेरा काम है जो भी जुर्म कर रहे हैं उनको पकड़ना, तो वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या है, वो बाउंड बाय द लॉ है ना, तो यानी कि यहाँ पे वो इज सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली एक सिविलियन है, वो सिविलियन देखता है किसी को एक स्ट्रीट एले में कि कोई भाई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे उसका काम नहीं है नेसेसरली, लेकिन वो क्या है, अपने आप को मानता है भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। तो दोनों सिचुएशन में हो सकता है, कभी कभार वो एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन हो कि उसने माना और वो एक्चुअली में सही हो, तो वहाँ पे वो इज हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन में क्या है भाई कि वो सोचता है भाई मिस्टेक ऑफ द फैक्ट की वजह से, कि भाई उसे गलती से फैक्ट गलत हो गए, उसे पता नहीं कि भाई यहाँ पे माजरा क्या है, जिसकी वजह से उसे देखने में लग रहा है प्राइमा फेसी कि जो वो काम कर रहा है उसे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ मैंडेट करता है, कानून मैंडेट करता है कि वो काम करे, उसे जो जान बचानी है वो बचानी ही पड़ेगी, जबकि जान एक्चुअली में खतरे में तो नहीं थी, लेकिन उसे वो बचानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में ऐसा ख्याल बन गया है, वो क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे हैं। तो यहाँ पे देखो ए जो है एक सोल्जर है, ए जो है यहाँ पे एक सोल्जर है, और ये सोल्जर जो है मतलब कि मॉब पे फायर करता है। क्यों? क्योंकि उसका सुपीरियर ऑफिसर जो है, जो भी उसका मतलब बड़ा है, उसका सुपीरियर है ना, उसे ऑर्डर बोलते हैं कि भाई तुम इस क्राउड को डिस्पर्स करो, ये बहुत ही ज़्यादा दंगे करने वाली है, तुम इसको जल्दी से फायर करो, इनको भगाओ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो बस अपने कमांड को फॉलो कर रहा है, वो कंप्लीटली कन्फाइंड विद द लॉ है, लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। और इसकी वजह से क्या है, बी जो उस मतलब की मॉब में होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे ए गिल्टी होगा मर्डर का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधी सी बात है ना, ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया सीधा। फिर है नो वन कैन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी को जो है एक ही मतलब जुर्म के लिए आप 2 बार पनिश नहीं करोगे, है ना। तो अगर आप ये देखोगे तो हमारा आर्टिकल 20 में भी दिया हुआ है प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 20 में इसके बारे में बात की गई है ना। यूएस में भी मतलब कि अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट्स में भी बात की गई हुई है, और अगर आप यूडीएचआर में देखोगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वहाँ पे भी बात की गई है। तो बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें ये बात की गई है, क्योंकि ये फेयरनेस पे बेस्ड है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आदित्य है, उसको एक्यूज़ किया जाता है कि भाई उसने अपनी जो कॉलीग है निमिषा, मतलब ये दोनों काम करते हैं, है ना, इसीलिए कॉलीग बोला गया इनको। तो ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, और इसमें आदित्य में मतलब कि आरोप लगाया गया है कि इसने अपनी जो कॉलीग है निमिषा, उसके साथ गलत बर्ताव किया है, उसको हरास किया है, बहुत ही तंग किया है।
तंग तो मतलब कि वो तुच्छ वर्ड हो गया कहने के लिए, हरास किया है। तो यहाँ पे निमिषा जो है अपने सुपीरियर को कंप्लेन करती है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अब बैठाई है आदित्य के अगेंस्ट, मेरे को ये हरासमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को ये बहुत सता रहा है। तो आदित्य जो है मतलब कि अब धमकाने की कोशिश करता है निमिषा को, और वो उसको हरास करते रहता है, ठीक है, धमकाते रहता है और हरास करते रहता है, तंग करते रहता है, जिसकी वजह से वो पुलिस में भी अब कंप्लेंट फाइल कर देती है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जैसे कि निमिषा ने डिमांड किया था, और पता चलता है कि आदित्य जो है वो गिल्टी है, उसने एक्चुअली में ऐसा काम किया है, और आदित्य की जो सर्विस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। वहीं पे कोर्ट जो है उसे गिल्टी फाइंड करता है हरासमेंट के लिए और उसे जेल में भेज देता है 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आदित्य क्लेम करता है कि उसे 2 बार पनिश किया है, बट यहाँ पे क्या 2 बार पनिश किया है? नहीं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो पहला जो पनिशमेंट मिली है उसे, वो क्या मिली है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, है ना, वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है पहली बात तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जिस चीज़ के लिए मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि वो हरासमेंट कर रहा है, लेकिन वो निमिषा को जब इंटिमिडेशन कर रहा है और उसको हरासमेंट कंटिन्यू कर रहा है एंड कंटिन्यूएंस ऑफ हरासमेंट, तो वो जो है पुलिस में फाइल कर रही है। तो जो हरासमेंट के रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और उसके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट हुआ वो कंपनी की पॉलिसी थी, और यहाँ पे जो पास हो रहा है वो लॉ की पॉलिसी है। तो यहाँ पे कोई डबल पनिशमेंट नहीं हो रहा, लॉ ने मतलब कि कोर्ट ने सिर्फ एक ही बार उसे पनिश किया है कि भाई तुमने हरासमेंट किया तो तुम्हें अब 2 साल के लिए जेल होगी क्योंकि भाई तुम तंग कर रहे हो। ये तो भाई मतलब कि वही बात हो गई कि कॉलेज में मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया तो कॉलेज वालों ने आपको निकाल दिया, और फिर पता चला कि वो एक्चुअली में आपने जो काम किया है वो क्राइम भी था अपने आप में, तो आप पनिश हो रहे हो साथ में। तो वहाँ पे कोई डबल ऑफेंस नहीं है क्योंकि भाई सीधी डबल पनिशमेंट नहीं मिल रहा आपको एक ही ऑफेंस के लिए, क्योंकि भाई दोनों का नेचर अलग है पनिशमेंट का। जिस चीज़ के लिए वो हो रहा है कॉलेज आपको अलग तरीके से पनिश करेगा और जो वो लॉ है आपको अलग तरीके से पनिश करेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जॉब जो है उसकी कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, तो कंपनी ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से उसे गिल्टी फाइंड करके उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लॉ उसे पनिश कर रहा है क्योंकि उसने गलत काम किया, हरासमेंट किया है ना, जो कि प्रोहिबिटेड है। तो सीधी सी बात है ही हैज नॉट बीन पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर आता है whoever caused death by the act doing an act with the intention of causing death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide. Mens rea and actus reus must concur to result in a crime which is punishable by law. तो यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल बहुत फेमस है, राइट? एक्टस नन फैसिट निसी मेंस सिट रिया, यानी कि एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों होना चाहिए, मेंटल एलिमेंट भी होना चाहिए, आपका इरादा भी गलत होना चाहिए और आपका काम भी गलत होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि आपने जो काम किया वो गलत किया है। तो इसमें बोल रहे कि भाई जो भी पर्सन जो है अगर मान लो कोई डेथ कॉज कर रहा है इरादे से कि भाई उसे डेथ ही कॉज करना है, या उसका इरादा है कि भाई कोई बॉडीली इंजरी ऐसी कॉज करनी है, मतलब कि कोई शारीरिक चोट ऐसी पहुंचानी है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, या उसे एटलीस्ट नॉलेज है, अवेयरनेस है, फोरसाइट है कि जो भी वो काम कर रहा है उसकी वजह से एटलीस्ट डेथ होने का चांस है, तो वो क्या करता है? कल्पेबल होमिसाइड करता है। तो यहाँ पे ए एंड बी है, तो ए एंड बी जो है यहाँ पे शूटिंग के लिए जाते हैं। अब ए को पता है कि जेड जो है एक झाड़ियों के पीछे है, लेकिन बी को यह बात नहीं पता, तो वो ए जो है जानबूझ के इंड्यूस करता है बी को, फुसलाता है कि भाई तुम जो है ना इस झाड़ियों की तरफ ही शूट करो। यहाँ पे ए को पता है कि झाड़ियों में जो है जेड है, लेकिन बी को नहीं पता है, और फिर भी वो बी को बोल रहा है कि भाई तुम झाड़ियों में शूट करो। तो बी यहाँ पे शूट कर देता है और जेड की यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ए हैज मेंस रिया बट नो एक्टस रियस, बी हैज एक्टस रियस बट नो मेंस रिया, नो वन इज गिल्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 1 भी तो दिया हुआ है ना। प्रिंसिपल नंबर 1 अगर नहीं दिया होता तो हम थोड़ा कंसिडर भी कर लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल नंबर 1 ऑलरेडी बोल रहा है कोई भी काम अगर मतलब कि कोई कॉज करता है डेथ, ऐसा काम करने से जिसको उसका पता है, इरादा एटलीस्ट है कि अगर वो डेथ हो जाए, या इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने का, या नॉलेज है, तो यहाँ पे नॉलेज है, बिल्कुल है नॉलेज, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ए ने इंड्यूस किया, यानी कि ए के पास नॉलेज थी उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ए इंड्यूस बी टू फायर एट बुश विद नॉलेज दैट इज देयर, ए इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड बट बी इज नॉट गिल्टी, क्योंकि बी को नॉलेज भी नहीं है, यानी कि बी को एक्टस रियस भी नहीं है और बी को मेंस रिया भी नहीं है। बट यहाँ पे ए ने एक एक्टस रियस करवाया है, ए ने एक एक्टस रियस क्या है? करवाया है, उसको नॉलेज थी,
तभी उसने वो काम किया ना, ए ने ही तो फुसलाया, तभी तो बी ने मतलब कि शूट किया। तो यहाँ पे हमारा एसेंशियल जो है वो वायलेट नहीं हो रहा, वो मीट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसीलिए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टस रियस भी है, मेंस रिया भी है, क्योंकि उसका नॉलेज है ना, ये नॉलेज वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर आता है अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ विल अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट नेवर हैपेंड एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब सिंपली वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है माइनर के साथ वो क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी कि इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो आप सबको हमें पता है कि वॉइड जो है अलग अलग तरह के होते हैं, आए दिन हम वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं। जैसे वॉइड है ना, फिर वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है, वॉइड में क्या होता है, वॉइड एंड वॉइड अब इनिशियो। तो वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल का मतलब होता है जो चीज़ वॉइड भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है। वॉइड कब हो सकती है और वैलिड कब हो सकती है, एग्री पार्टी के रिक्वेस्ट पे, एग्री पार्टी के ऑप्शन पे। जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है उसके उसके ऑप्शन पे होता है कि भाई वॉइडेबल होगा या नहीं होगा, तो उसके ऑप्शन हाथ में होता है कि भाई वैलिड होगा या वॉइड होगा, है ना। तो दोनों चांसेस में वैलिड का मतलब है भाई इन्फोर्सेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वही चीज़ वैलिड जो है आगे जाके भी वॉइड हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल वॉइड कहते हैं। और वॉइड इनिशियो उसको कहते हैं जो हमेशा से वॉइड है। लाइक फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अचानक से वही मतलब कि सन को बुझा दूंगा, ठीक है, वॉइड अब इनिशियो है, क्योंकि भाई कोई नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। बट यहीं पे मान लो मैंने बोला मैं तुम्हें गुड सप्लाई कर दूंगा एक मार्केट से, और वो मार्केट ही पता चला अगले दिन बंद हो गया, तो वो क्या है, पहले तो वो वैलिड था, वो पॉसिबल था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, तो वो वाइड हो गया, वो वाइड अब इनिशियो नहीं था। तो यहाँ पे माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होता है, वॉइड अप इनिशियो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता था, तो इसीलिए उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को बचा नहीं सकते हो आप। उसके साथ कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट ये सब नहीं कर सकते हो, और उसको पैसे नहीं डिमांड कर सकते हो। अगर आप मान लो उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर लेते हो माइनर के साथ, है ना, जो कि 18 साल से नीचे है, तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस एवरीथिंग को हम क्या कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे जैसे वो पहली थी। यानी कि हम ऐसा सिचुएशन लाएंगे कि मान लो इनमें माइनर और जो भी एडल्ट पर्सन है इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी हुआ ही ना हो, तो हम रिस्टोर कर देते हैं यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल पोजीशन को। जो भी ओरिजिनल पोजीशन थी एक मेजर पर्सन के बीच में और एक माइनर पर्सन के बीच में, उसको हम रिस्टोरेशन करते हैं, ये लॉ कहता है। तो यहाँ पे एक माइनर गर्ल जो है फ्रॉडुलेंटली मिस रिप्रेजेंट करती है अपनी एज को, और वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है किसके लिए, एक बाइसिकल को खरीदने के लिए, एक साइकिल खरीदने के लिए। और जब बाइसिकल डिलीवर हो जाती है तो बोलती है मैं तो माइनर हूँ, मेरे साथ तो सब सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अभी नहीं होते हैं, मैं तो पैसे दूंगी नहीं, तो और तुम ले भी नहीं सकते क्योंकि तुम मुझसे डिमांड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि भाई कोई लीगली बाइंडिंग जब कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो मैं तो पैसे दूंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, विल बी रिजॉल्व टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भले ही नहीं है लेकिन ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन तो यही थी ना कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता तो बाइसिकल भी उसके पास कभी नहीं होती इस लड़की के पास, लेकिन उसके पास साइकिल तभी तो गई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइडेबल है तो ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी नहीं है, ये वॉइड ऑफ इनिशियो है तो ऑप्शन भी गलत, वैलिड तो है ही नहीं तो ऑप्शन ए गलत, फिर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अगेन गलत। तो ऑप्शन सी ही हमारा एलिमिनेशन का ऑर्डिंग बचता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑफ इनिशियो एंड द कोर्ट कैन डायरेक्ट द माइनर टू रिस्टोर द बाइसिकल। तो रिस्टोरेशन यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो रहेगा और कोर्ट माइनर को बोल सकता है कि भाई तुम साइकिल वापस कर दो। तो ये जो है हमारा रहेगा। फिर है प्रिंसिपल पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप भी आते रहता है, थोड़ा बहुत एंसिलरी लॉस भी आते हैं कभी कभार, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो पार्टनरशिप पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था, अब वो सेपरेट हो गया है काफ़ी पहले। तो पार्टनरशिप में क्या होता है ना, देखो जो भी पर्सन होते हैं, लेट से मान लो एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है ABCD का, तो ये लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म की है। तो ये जो भी पार्टनरशिप इन्होंने फॉर्म की है, तो उन पार्टनर्स का अपना एक लाइबिलिटीज जो होती है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनकी, वो शेयर करते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो अगर A बोलता है या B बोलता है या C बोलता है या D बोलता है, ये जो भी लोग मतलब A अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो जो A जो भी बोलता है B उसके लिए लायबल होगा, B जो भी बोल रहा है उसके लिए A लायबल होगा, C जो भी बोल रहा है उसके लिए D लायबल होगा, और जो D बोल रहा है उसके लिए B लायबल होगा। यानी कि ये सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे के कामों के लिए लायबल होते हैं। ऑफकोर्स बिजनेस में ऐसा नहीं कि पर्सनल कामों के लिए भी लायबल हो जाएंगे, सिर्फ बिजनेस सेंस में। तो वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लाइबिलिटीज को भी शेयर करते हैं, उसमें कोई तरीका नहीं होता। ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ तुम्हारे प्रॉफिट शेयर करूंगा, नहीं भाई, तुम लाइबिलिटीज प्रॉफिट सब कुछ, जैसे मतलब मैरिज होता है ना लिटरली, वैसे ही पार्टनरशिप होता है, सब कुछ शेयर करते हो तुम लोग। तो यहाँ पे X, Y एंड Z जो है, X, Y, Z वो बोलते हैं कि भाई हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन इसमें और सारे पार्टनर जो है 70 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है, सारे पार्टनर जो है 70 लाख लगाते हैं, यानी कि 210 लाख मतलब कि टोटल इन्होंने लगाया पैसा। अब ये बोलते हैं कि भाई हम इसमें शेयर्स नहीं लेंगे, जनरली शेयर्स लेना चाहिए था, कितना होता है शेयर्स, मान लो 33% होता सबका शेयर, है ना। अब ठीक है 1% बच जाएगा, बट उसको इतना कैलकुलेट मत करो अभी फिलहाल। तो
यहाँ पे सीधी सी बात है कि इट इज एग्रीड दैट इंस्टीड ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाई एंड जेड जो है, मतलब इसमें बोल देते हैं कि वाई एंड जेड जो है ना वो शेयर्स में, मतलब कि प्रॉफिट के शेयर में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। वो उल्टा चाहे कंपनी को लॉस हो, चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, उनको फिक्स मिलेगा। फिक्स कितना मिलेगा? 15% मिलते रहेगा कैपिटल पे, यानी कि 70 लाख अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर इन्हें 15% हर साल चाहिए ही चाहिए। चाहे कंपनी डूबे, चाहे फर्म डूबे, या चाहे फर्म बहुत ही ज़्यादा कमाए, लेकिन इनको उस 70 लाख पे जो है 15% चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। तो ये क्या है? ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? इंस्टीड ऑफ द शेयर्स इन प्रॉफिट। जैसे ही ये बात आ गई कि भाई उन्होंने बोल दिया, कोई एग्रीमेंट कर दिया कि भाई प्रॉफिट्स के बजाय कुछ और ले लेंगे, तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हो रही। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या लिखा है? वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एंड जेड डू नॉट फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप फर्म। फिर है यहाँ पे 2 पर्सन जो है एग्री करते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कि जब 2 पर्सन सेम थिंग पे एग्री करते हैं तभी हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ है। तो ये हमारा इस पे बेसिस है, कंसेंसस एड इडेम। कंसेंसस एड इडेम, इसको हम क्या कहते हैं? मीटिंग ऑफ द माइंड्स भी कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो ए और बी के बीच हो रहा है, तो इसके बेसिस पे होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। कि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रिंसिपल ही यही है कि भाई मैं अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ डिमांड कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप मुझसे कुछ डिमांड या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम दोनों को क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना, कि भाई स्पष्ट होना चाहिए कि भाई तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में पता होना चाहिए। जब ये, और ये तभी पता होगा जब मैं, हम दोनों के दोनों जो है सेम ही चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मैं पता चला बात कर रहा हूँ कि भाई हवाई जहाज की, जो कि 1800 ईस्वी में था, और बी बात कर रहा है कि 1900 ईस्वी में जो कार है। तो यहाँ पे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ए बोल रहा है, ए बोलता है, ए को पता था बी के बारे में, बी के पास 2 गाड़ी है, BMW एंड ऑडी। तो बी जो है यहाँ पे, ठीक है, बी ए को ले जाता है पार्टी से और दिखाता है अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे डिस्कशन चलने लगता है कि अरे यार BMW अच्छी है, ऑडी अच्छी है, यानी आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। तो बी जो है यहाँ पे सजेस्ट करता है, बोलता है कि भाई चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें एक अच्छी खासी स्पेशियस कार बेच दे यहाँ पे दूंगा, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जितना भी सामान डालना हो, ट्रिप चलाना हो, ट्रैवल करना हो, सब कुछ कर लेना। तो ए सोचता है कि भाई ऑडी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, ऑडी में ही तो ज़्यादा स्पेस होगा, महंगी भी होती है ऑडी। तो उसने सोचा ठीक है भाई ऑडी में होगा अच्छा खासा स्पेस। और ए जो है मतलब है वो बोलता है कि अच्छा कितना प्राइस है, तो वो बोलता है कि 14 लाख। और बी जो है अपने मन में सोच रहा है कि भाई मैं तो BMW बेच रहा हूँ, BMW में ज़्यादा स्पेस होती है। अब यहाँ पे उनको नहीं पता दोनों की भाई कि स्पेशियस जो है किसी और को कैसे लग रहा है, उनको बस एज्यूम किया हुआ है उन्होंने कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशियस की तो कोई यही समझेगा BMW है, बी को लग रहा है, और ए को लग रहा है कि ऑडी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट सेम थिंग पे हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। एक बंदा सोच रहा है BMW को बेच रहा है, दूसरा बंदा सोच रहा है वो ऑडी को खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बात सेम चीज़ पे हो ही नहीं रही है। जब सेम चीज़ पे नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी मतलब कि क्वेश्चंस है, कोई भी पैटर्न्स है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको प्रोवाइडेड है ना। आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट्स अभी जल्दी आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, है ना। वो सारा हम आराम से कवर करेंगे, PYQs को सारा एनालाइज करेंगे। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड ऑल। दैट्स इट, थैंक यू।